CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण। आइए अब सुनते हैं अध्याय 6। शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 39, अध्याय 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं मित्रों कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को इन 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। क, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। पाठ में जाने से पहले मित्रों, इसी पृष्ठ संख्या 39 पर 2 बॉक्स हैं और आइए अब देखते हैं इन बॉक्सेस में क्या लिखा है। सबसे पहला बॉक्स, आओ कुछ करके सीखें। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के समय सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? एक बॉक्स और इसी बॉक्स के नीचे और उसका शीर्षक भी वही है, आओ कुछ करके सीखें। तो पहली बात, सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। दूसरी बात, वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। अब आइए चलते हैं पाठ की ओर। पृष्ठ संख्या 40। ख, घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ग, कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अन्य कई जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं
जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र संख्या 6.3 पर यदि आप दृष्टि डालें तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का चित्र है। यह घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। पाठ पर जाने से पहले इसी पृष्ठ 40 पर 3 बॉक्स और इनका शीर्षक आपको बता दूं। सबसे पहला है चित्र संख्या 6.2 और इसमें कांटेदार झाड़ियों का चित्र दिया गया है जो मरुभूमि जैसे इलाकों में उगती हैं। दूसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? तीसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। पृष्ठ संख्या 41। आइए पाठ में चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। चित्र संख्या 6.4 पर हम देख सकते हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का चित्र है। आइए अब चलते हैं पाठ में। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। इनका चित्र आप चित्र संख्या 6.5, 6.6 एवं 6.8 जो इसी पृष्ठ पर दिए गए हैं देख सकते हो। पाठ में जाने से पहले इसी पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक बॉक्स है और जिस बॉक्स का शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। पहला, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। दूसरा, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आइए अब चलते हैं पाठ की ओर। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। चित्र संख्या 6.7 में आप उसे देख सकते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। सबसे नीचे चित्र दिया हुआ है, चित्र संख्या 6.7, और इसमें हम शीतोष्ण सदाबहार वन का चित्र देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 42। आइए अब सुनते हैं पाठ। शीतोष्ण पर्णपाती वन।
उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र संख्या 6.11 में आप इस प्रकार के वन की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ एक चित्र छपा है, चित्र संख्या 6.11, जिसका शीर्षक है शीतोष्ण पर्णपाती वन। आगे चलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जिन्हें आप चित्र संख्या 6.9 एवं 6.10 में देख सकते हैं। चित्र संख्या 6.9 में फ्रिजेंट पक्षी का चित्र है, जबकि चित्र संख्या 6.10 में हम मोनाल पक्षी के चित्र को देख सकते हैं। अब पाठ। भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। चित्र संख्या 6.12 में आप देख सकते हैं, और चित्र 6.12 में भूमध्य प्रदेश में अंगूर के बाग का चित्र है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। अब इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे एक बॉक्स, और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। दूसरी बात, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। और अब पाठ अगले पृष्ठ पर। पृष्ठ संख्या 43। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबूवंश या सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र संख्या 6.13 क एवं ख आप देख सकते हैं, जिसमें इनका चित्र दिया गया है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अभी हमने चित्रों की चर्चा की थी। नीचे में वो दो चित्र हम देख सकते हैं। चित्र संख्या 6.13 क और इसमें शंकुधारी वन का चित्र है, और चित्र संख्या 6.13 ख इसमें हिमाच्छादित शंकु वन का चित्र है। इसी पृष्ठ पर पाठ पर चलने से पहले दो बॉक्स आइए सुनते हैं क्या लिखा है इन बॉक्सों में। आओ कुछ करके देखें। अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। दूसरी बात, अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें।
दूसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। अब आइए सुनते हैं पाठ। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। चित्र संख्या 6.14 में उष्णकटिबंधीय घास स्थल का चित्र दिया गया है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं, जिन्हें हम चित्र संख्या 6.15 में देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 44। शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियां। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, जिसे आप चित्र संख्या 6.16 में देख सकते हैं। अब आइए पाठ पर चलने से पहले एक बॉक्स यहाँ दिया हुआ है। इस बॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। पूर्वी अफ्रीका में ये सवाना कहलाता है। ब्राजील में इसे कंपोस कहते हैं। वेनेजुएला में ये लानोस कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो विश्व के अलग अलग भागों में है, आइए जानते हैं उनका नाम क्या है। अर्जेंटीना के घास स्थल को पैम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास स्थल प्रेयरी कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का घास स्थल वेल्ड कहलाता है। मध्य एशिया का घास स्थल स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का घास स्थल डान कहलाता है। आइए अब सुनते हैं पाठ। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल और मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं?
अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। इसी पृष्ठ पर 3 चित्र दिए गए हैं। ये चित्र संख्या 6.16 है, जिसके बारे में पहले बताया गया था, और इसी चित्र में वालरस, ध्रुवीय भालू और सील का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 45। अभ्यास। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? ख. प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? ग. उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। घ. विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? च. नींबू वंश या सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? छ. शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। ज. विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? 2. सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यहां पर प्रश्न है और प्रश्न के साथ हमेशा की तरह आपको 3 विकल्प मिलेंगे। इन 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको चिन्हित करना है। तो आइए सुनते हैं प्रश्न एवं उनके विकल्प। क. काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। विकल्प 1 रेगिस्तानी वनस्पति में। दूसरा विकल्प उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। और विकल्प 3 टुंड्रा वनस्पति में। ख. कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। पहला विकल्प गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। दूसरा विकल्प गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। और तीसरा विकल्प आपके लिए ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। ग. उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर। पहला विकल्प बंदर, दूसरा विकल्प जिराफ और तीसरा ऊंट। घ. शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति। और 3 विकल्प आपके सामने। पहला विकल्प है रोजवुड, दूसरा चीड़ और तीसरा सागवान। च. स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। पहला विकल्प दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा विकल्प मध्य एशिया। आपको इन 3 विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। 3. यहाँ 2 स्तंभ दिए गए हैं और आपको दोनों स्तंभों में दिए गए शब्दों का आपस में मिलान करना है। आइए सुनते हैं सबसे पहले पहला स्तंभ। क. वालरस, ख. देवदार का वृक्ष, ग. जैतून, घ. हाथी, च. कंपोस, छ. डाउन। और दूसरे स्तंभ में आपके लिए मिलते हैं विकल्प। इन विकल्पों का आपको पहले स्तंभ में दिए गए शब्दों से मिलान करना है। आइए सुनते हैं क्या विकल्प हैं। पहला नरम काष्ठ पेड़। 2. उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। तीसरा एक ध्रुवीय जानवर। 4. अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। 5. कांटेदार झाड़ियां। 6. एक नींबू वंश यानी सिट्रस का फल। 7. ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। 4. कारण बताइए। क. ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है। क्यों? ख. उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भला ऐसा क्यों? ग. वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। क्यों? पृष्ठ संख्या 46। 5. क्रियाकलाप। क. विश्व के विभिन्न भागों के वनों एवं घास स्थलों के चित्र एकत्र करें।
प्रत्येक चित्र के नीचे इससे संबंधित एक वाक्य लिखें। ख, वर्षा वन, घास स्थल एवं शंकुधारी वन का एक कोलाज बनाइए। 6. आओ खेलें। यहाँ एक वर्ग पहेली दी गई है और वर्ग पहेली में बहुत से शब्द छिपे हैं और ये सारे छिपे हुए शब्द वनस्पतियों एवं वन्य जीवों से संबंधित हैं। ये शब्द क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में दिए गए हैं, यानी ये समानांतर भी चलते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी जाते हैं। इनसे 2 शब्दों की पहचान आपके लिए की गई है। अपने दोस्त से मिलकर बाकी शब्दों की पहचान करें। नोट: पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। यहाँ अध्याय 6 का पाठ समाप्त हुआ।